हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़ जो कि पैरासाइटोलॉजी पे है। तो हमारा पैरासाइटोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है मलेरिया। तो जानते हैं मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक डिजीज़ है जो कि एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडिया में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ये डिज़ीज़ कॉज कौन कराता है, कैसे होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसका लैब डायग्नोसिस क्या है, हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता कैसे है, कौन कॉज कराता है। तो ये प्लाज्मोडियम की 4 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं मेनली, वाइवेक्स, फेल्सीपेरम, ओवेल और मलेरिया। ठीक है, तो ये 4 स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की जिनकी वजह से मलेरिया होता है। अब इसमें क्या है, जो प्लाज्मोडियम हमारा ओवेल है ये इंडिया में नहीं देखा जाता, बाकी तीनों स्पीशीज़ जो हैं हमारी वो इंडिया में कॉमनली मिलती हैं। जिसमें से जो हमारा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये सबसे डेंजरस होता है क्योंकि इसमें डेथ का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई रहता है। इसके अलावा हमारा क्या वेक्टर क्या होता है मलेरिया का, हमारी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं, वेक्टर तो मेल भी हो सकता है। तो फीमेल ही वेक्टर इसलिए है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो एग ले करती हैं और एग ले करने के लिए उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो लोग क्या करती हैं, ह्यूमंस का ब्लड सक करती हैं जिनसे उनको कैल्शियम मिलता है और इस कैल्शियम की हेल्प से उनका जो एग फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्पफुल रहता है। अब इसके बाद हमने जान लिया कि फीमेल एनोफिलीज ही क्यों वेक्टर है, मेल क्यों नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हैं हमारे मलेरिया में वो क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला हमारा फीवर, उसके बाद चिल्स है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और कुछ केसेस में स्प्लीनोमेगैली भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सिम्टम्स हैं। अब इसके बाद क्या है, होस्ट देखते हैं मलेरिया का क्या है। हमारे 2 होस्ट हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट है, एक डेफिनेटिव होस्ट है। तो अब आप पूछेंगे कि ये इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर एसेक्सुअल साइकिल होती है, मतलब जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसकी एसेक्सुअल साइकिल जिसके अंदर होगी वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट होस्ट, और जिसके अंदर हमारी सेक्सुअल साइकिल होती है वो हमारा डेफिनेटिव होस्ट होता है। तो प्लाज्मोडियम के केस में क्या है, मैन हमारा इंटरमीडिएट होस्ट है और फीमेल एनोफिलीज हमारी डेफिनेटिव होस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया की लाइफ साइकिल देखते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। पहला हमारा प्री इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, दूसरा इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी और तीसरा गैमेटोगोनी और लास्ट जो है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। अब मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, प्री मतलब पहले, इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी से रिलेटेड। ठीक है, और शिजोगोनी, शिजोगोनी हम एसेक्सुअल साइकिल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट में जाने से पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल्स हैं वो क्या क्या स्टेप्स हुए वो हमारा प्री इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी में आ जाएगा। दूसरा हमारा इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी, इसमें क्या है, एसेक्सुअल साइकिल जो कि इरिथ्रोसाइट में मतलब आरबीसी में हो रही है। तीसरा गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी क्या है, गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी। ये जब अभी हम लाइफ साइकिल पे आते हैं उसके बाद देखते हैं कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी क्या होती है। ठीक है, तो अब हम मलेरिया का लाइफ साइकिल देखते हैं, कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या प्रोसेस इसके सेक्सुअल और क्या क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है फीमेल एनोफिलीज के बाइट से। जब ये मॉस्क्यूटो आके मैन को बाइट करती है तो ये क्या करती है, ये अपना सलाइवा जो है वो सिक्रीट कर देती है और ब्लड को सक करती है। सिक्रीट कहाँ करती है, ब्लड स्ट्रीम में। अब इसके सलाइवा में क्या था, स्पोरोजोइट था। स्पोरोजोइट क्या है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी बड़ी साइकिल चल रही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, मॉस्क्यूटो ने मैन को बाइट किया, सलाइवा सिक्रीट किया, सलाइवा के अंदर हमारा स्पोरोजोइट था। अब ये स्पोरोजोइट क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंच जाएगा हमारे लीवर में। लीवर में क्या होता है, हिपेटोसाइट्स, हमारे लीवर के जो सेल्स होते हैं उसे हिपेटोसाइट कहते हैं।
अब यहाँ स्पोरोजोइट क्या करता है, ग्रो होना शुरू करता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पोरोजोइट चेंज हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया ट्रोफोजोइट में, और इसके अलावा हिप्नोजोइट में भी चेंज हो जाता है ये। अब आप पूछोगे हिप्नोजोइट क्या होता है, तो हिप्नोजोइट का सीधा रिलेशन है हमारा एक्सो इरिथ्रोसाइटिक शिजोगोनी से। ये क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बियर हाइबरनेट कर लेते हैं जब उनके पास फूड रिसोर्सेज कम होते हैं तो विंटर सीजन्स में, तो ये भी कुछ ऐसा है। ये आप एक डोरमेंट फेज बोल सकते हो। जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं वो कुछ स्पोरोजोइट्स डोरमेंट फेज में चले जाते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। बट ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में नहीं होता, ठीक है। हमारे जितने 4 स्पीशीज़ हैं इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये 4th स्टेज में नहीं जाता है, ठीक है। अब ये 4th स्टेज में गया क्यों, ये हिप्नोजोइट क्या करेंगे, जब मलेरिया का आपने ट्रीटमेंट ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये हिप्नोजोइट फिर से आगे स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम रिलैप्स ऑफ मलेरिया बोलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के केस में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमारे पास था ट्रोफोजोइट, ये ट्रोफोजोइट मैच्योर हुआ, मीरोजोइट में कन्वर्ट हो गया। अब मीरोजोइट में कन्वर्ट होकर इसने हिपेटोसाइट को रप्चर कर दिया और ये हिपैटिक मीरोजोइट की फॉर्म में वापस ब्लड स्ट्रीम में आ गया। अब इसने क्या किया, ये ब्लड स्ट्रीम में जाके आरबीसी, ये हमारा आरबीसी है, आरबीसी के अंदर चला गया, ठीक है। अब फिर इसकी मैचुरेशन स्टार्ट हो गई, ये इमेच्योर शिजोंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इमेच्योर से ये मैच्योर हुआ, मैच्योर शिजोंट बन गया। अब इसने आरबीसी का भी लाइसिस करा दिया, आरबीसी को रप्चर कर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आरबीसी का जब रप्चर होता है आरबीसी, तो ये एक केमिकल रिलीज करता है हीमोजोइन। ये हीमोजोइन क्या कराता है, ये हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा हमने यहाँ पढ़ा था कि चिल्स सिम्टम देखा जाता है, तो जो चिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हीमोजोइन केमिकल जो आरबीसी के रप्चर होने की वजह से रिलीज होता है, उसी वजह से चिल्स आते हैं, ठीक है। अब ये मैच्योर शिजोंट बन गया, मैच्योर शिजोंट, अब ये आरबीसी का रप्चर हो जाएगा, आरबीसी के रप्चर होने के बाद ये इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट रिलीज हो गया आरबीसी से। अब ये इरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट क्या करेगा, गैमेटोगोनी, ठीक है। गैमेटोगोनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स होंगे। अब गैमेटोसाइट्स क्या बनेंगे, माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मैक्रो गैमेटोसाइट्स, ठीक है। हमारे 2 टाइप के गैमेटोसाइट्स हैं, माइक्रो आपको पता है मेल गैमेटोसाइट और फीमेल के मैक्रो गैमेटोसाइट। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपको लाइन दिख रही होगी, रेड लाइन। अब इसके बाद क्या हुआ, जो मॉस्क्यूटो ने हमसे ब्लड सक किया था उसी ब्लड में ये गैमेटोसाइट्स होंगे। अब ये गैमेटोसाइट क्या करेंगे, मॉस्क्यूटो के अंदर जाके माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट तो ह्यूमंस में भी हो सकते थे चेंज, तो फिर इन्होंने वापस मॉस्क्यूटो के अंदर क्यों गए, तो ये इसलिए गए क्योंकि जो हमारा मॉस्क्यूटो है उसको कोल्ड ब्लड चाहिए होता है गैमीट फॉर्मेशन के लिए, बट जैसा आपको पता है ह्यूमंस हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए ये वापस चला गया माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट मॉस्क्यूटो के अंदर। अब वहाँ माइक्रोगैमेटोसाइट से माइक्रोगैमिट बन गया, मैक्रोगैमेटोसाइट से मैक्रोगैमिट बन गया। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसा कि आपको पता है क्या बनेगा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या हुआ, जाइगोट मैच्योर हुआ, ऊकाइनेट में कन्वर्ट हो गया। ये ऊकाइनेट और मैच्योर होने के बाद ऊसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊसिस्ट के पास जो है स्पोरोजोइट फॉर्मेशन हो जाता है, हमारे ऊसिस्ट में जो है स्पोरोजोइट बन जाते हैं। अब ये स्पोरोजोइट ऊसिस्ट से निकल के क्या होता है, ये चले जाते हैं मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब मॉस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो जाते हैं। अब वहाँ स्टोर होने के बाद क्या है, ये वापस से जब मॉस्क्यूटो किसी नेक्स्ट ह्यूमन को, जैसे इसने पहले ए को बाइट किया मान लेते हैं हम, उसके बाद ये किसी बी ह्यूमन को बाइट करेगा तो वापस अपना सलाइवा सिक्रीट करेगा और वापस से ये अपने स्पोरोजोइट रिलीज कर देगा उसकी ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से मलेरिया और दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये मलेरिया का लाइफ साइकिल चलता रहता है, मैन से मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो से फिर मैन और फिर मैन से मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अपना लाइफ साइकिल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब मॉस्क्यूटो ने बाइट किया तब से लेके सिम्टम कितने दिन में आने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियाई के लिए 20 to 30 डेज होता है जब हमारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं बाइट के बाद। और बाकी जो अदर स्पीशीज़ हैं मलेरिया की, उसमें हमारा 10 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब हमने इंक्यूबेशन पीरियड देख लिया। अब हम देखते हैं मलेरिया का लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, हम स्मीयर बनाते हैं और स्मीयर की स्टेनिंग के बाद हम अपने स्मीयर में मलेरिया के ट्रोफोजोइट्स या गैमेटोसाइट्स देखते हैं। तो हम स्मीयर दो तरीके के स्मीयर्स बनाते हैं, एक थिक स्मीयर, एक थिन स्मीयर। तो अब हम ये दो अलग अलग तरीके के स्मीयर्स क्यों बना रहे हैं, इनका दोनों का अलग अलग पर्पस है। थिक स्मीयर से हम क्या पता लगाते हैं कि जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट प्रेजेंट है या नहीं। और जो हम थिन स्मीयर बनाते हैं, थिन स्मीयर क्यों बनाते हैं, हम कौन सी स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है हमारे स्मीयर में या आरबीसी के अंदर, इसके लिए हम थिन स्मीयर बनाते हैं। तो अगर आपको इन दोनों का प्रोसीजर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो या आपके कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब हमारा लैब डायग्नोसिस का सेकंड पॉइंट क्या है, रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट का मतलब क्या, जिससे हमें रिजल्ट रैपिडली जल्दी पता लग जाए कि हमारे जो सैंपल है उसमें मलेरिया का प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या कोई भी स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट करते हैं। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी अब एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे ये हमारा बैंड है, ये नाइट्रोसेलुलोस की मटेरियल होता है और इसमें दो बैंड फॉर्म होते हैं, एक हमारा कंट्रोल, एक हमारा टेस्ट। तो अगर हमारे नाइट्रोसेलुलोस पे या हमारे रैपिड कार्ड पे सिर्फ कंट्रोल बैंड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो सैंपल है वो नेगेटिव है, उसमें कोई प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं है। बट अगर हमारे पास दो बैंड फॉर्म हो रहे हैं, एक कंट्रोल और एक टेस्ट, तो इसका मतलब हमारा जो स्पेसिमेन था, जो हमारा ब्लड था, उसमें मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम की कोई भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या, जैसे एलाइजा आपको पता है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है और जब हम उसमें सबस्ट्रेट डालते हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मलेरिया कॉजिंग कोई भी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ प्रेजेंट है या नहीं। इसके बाद हमारा है क्वांटिटेटिव बफी कोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव बफी कोड क्या होता है, क्यूबीसी ट्यूब होती है। क्यूबीसी ट्यूब क्या होता है, क्वांटिटेटिव बफी कोड ट्यूब। ठीक है, ये हमारा फ्लोरोसेंट डाई उसमें पहले से ऐड होता है। जब इसमें हम अपना सैंपल डालते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक बफी कोड बन जाता है, जिसमें जो हमारे, अगर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो मलेरियल पैरासाइट जो है हमें वो ब्रिलियंट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब में क्या, जैसे हम पीसीआर करते हैं तो इसमें हम मलेरिया से रिलेटेड जितनी भी मलेरिया कॉजिंग स्पीशीज़ हैं इनका डीएनए डायग्नोज करते हैं। ठीक है, अब हमारा लैब डायग्नोसिस ख़त्म हो जाता है। इसमें मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम स्मीयर देखते हैं तो स्मीयर में क्या होता है, हम चेक करते हैं उनके ट्रोफोजोइट। तो ये मैंने कुछ ट्रोफोजोइट बनाए हुए हैं। वाइवेक्स का ट्रोफोजोइट आपको रिंग शेप में दिखेगा, फेल्सीपेरम में मल्टीपल रिंग दिखाई देगी आपको आरबीसी के अंदर, मलेरिया का कुछ इस तरह का ट्रोफोजोइट दिखाई देता है, और ये ओवेल का जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ड्रग्स हैं। फर्स्ट है हमारा क्लोरोक्विनोन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा क्लोरोक्विनोन देने के बाद पेशेंट में कुछ रिलीफ नहीं है, रेजिस्टेंट है क्लोरोक्विनोन से, तो उस केसेस में हम मेफ्लोक्विन देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरीज हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।